ऑसिलेशंस उसके परपेंडिकुलर होते हैं। तो लाइट का जब वेव नेचर माना गया तो उसमें वेव इस टाइप की है, ट्रांसवर्स वेव है। लाइट इधर जा रही है तो मीडियम के पार्टिकल या जो उसकी एनर्जी का जो ऑसिलेशन है, यानी कि उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों होते हैं। लाइट में ईएम वेव होती है लाइट, तो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड का ऑसिलेशन ऐसे होता है उसका, जिस डायरेक्शन में लाइट वेव जा रही है उसके परपेंडिकुलर। तो यहाँ पर वेव ऑप्टिक्स में वेव फ्रंट की बात करते हैं हम। वेव फ्रंट, वेव फ्रंट जो है वो क्या होता है? वेव फ्रंट अगर हम ये मान के चलें कि भाई मीडियम के पार्टिकल ऑसिलेट करें लाइट के साथ साथ, वैसे मीडियम के पार्टिकल ऑसिलेट नहीं करते हैं, ठीक है, क्योंकि लाइट को मीडियम की ज़रूरत नहीं होती। फिर भी अगर हम ये माने कि मीडियम के पार्टिकल अगर ऑसिलेट करें तो हम एनर्जी सोर्स से, लाइट सोर्स से जो है कुछ डिस्टेंस के ऊपर, एक फिक्स डिस्टेंस के ऊपर चारों तरफ अगर ये देखें कि भाई पार्टिकल्स का ऑसिलेशन कैसे हो रहा है, तो हमें एक रास्ता सा बनेगा, उसी को कहा जाता है वेव फ्रंट। यानी उनके सभी पार्टिकल्स के ऑसिलेशंस को अगर कंबाइन करें, उनके पाथ को अगर कंबाइन करते हैं तो एक कंप्लीट रास्ता मिलता है हमें, उसी को कहा जाता है वेव फ्रंट। यानी कि लोकस ऑफ ए ऑसिलेशन से, लोकस ऑफ ए ऑसिलेशंस ऑफ मीडियम particles at some distance from लाइट सोर्स से कुछ डिस्टेंस के ऊपर जो है वेव के रास्ते में मीडियम पार्टिकल जो आएंगे उनका ऑसिलेशंस का रास्ता क्या होगा, उसको कहा जाएगा वेव फ्रंट। जैसे कि ये एक स्फेरिकल सोर्स है, इसके चारों तरफ से वेव निकलेंगे ऐसे, ये इससे चारों तरफ वेव इमिट होंगी, मतलब ये वेव इधर जा रही है, ये वेव इधर जा रही है, ये इधर जा रही है, ये इधर जा रही है। तो जैसे इस वेव को मान के चले हम, तो इसका ऑसिलेशन जो होगा इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड का ऐसे होगा, इस टाइप में। ये भी ऐसे ही होना है और ये भी ऐसे ही होना है। कहने का मतलब ये हुआ कि इनमें ऑसिलेशन ऐसे होगा। और मान लिया कि ये पार्टिकल ऑसिलेट कर रहे हैं ऐसे ऐसे, मतलब यहाँ का जो पार्टिकल है वो ऐसे ऐसे ऑसिलेट करेगा, यहाँ का पार्टिकल ऐसे ऐसे ऑसिलेट करेगा ऊपर नीचे। ये ऑसिलेशन बता रहा है कि एक बार डिस्प्लेसमेंट बढ़ेगा फिर घटेगा, तो मीडियम पार्टिकल अपनी जगह नहीं छोड़ेगा, वो अपने पोजीशन के ऊपर ही जो है उसके टू एंड फ्रो मूव करेगा। तो इसी तरह इस वेव के अंदर जो पार्टिकल आएगा वो ऐसे ऑसिलेट करेगा। बीच में अगर और कोई वेव होगी तो वो पार्टिकल बराबर दूरी पर सोर्स से इक्वल डिस्टेंस के ऊपर देखेंगे तो ये पार्टिकल ऑसिलेशन ऐसे करेगा, ये ऐसे करेगा। इसी तरह ये ऐसे कर रहा है, ये ऐसे कर रहा है, ये ऐसे कर रहा है। बीच में अगर और कोई वेव होती तो ऐसे कर रहा है और ये ऐसे कर रहा है। तो इस प्रकार जो है हम एक फिक्स डिस्टेंस के बाद सोर्स से इक्वल डिस्टेंस के ऊपर अगर मीडियम पार्टिकल्स का ऑसिलेशन देखें तो इनको मिलाने से एक रास्ता मिलेगा हमें, और ये रास्ता बन गया स्फेरिकल, एक स्फेरिकल रास्ता मिल गया। इसी को कहा जाएगा स्फेरिकल वेव फ्रंट। ये तो स्फेरिकल सोर्स था, पॉइंट सोर्स था, गोल सोर्स था, गोल, जिसमें से चारों तरफ लाइट निकलती है। जैसे मान लिया एलईडी है तो घरों में लगी रहती है, गोल होती है, तो इसका जो वेव फ्रंट है ना वो इस टाइप का होगा। और अगर हम ट्यूबलाइट मानी, ट्यूबलाइट, तो ट्यूबलाइट इस टाइप की होती है, ऐसे सिलेंड्रिकल होती है ट्यूबलाइट। तो ट्यूबलाइट में इधर तो लाइट निकलती नहीं है, इधर तो होल्डर होते हैं, उसके पॉइंट होते हैं, प्लग होती है, इधर निकलती है चारों तरफ। तो मान लिया कि इसी एंड से देखते हैं हम, ये इधर भी लाइट निकल गई, इधर भी निकल गई,
इधर भी निकल गई और इधर भी निकल गई, ऐसे इस हैंड से। इसी तरह इस हैंड से देखें तो मान लिया लाइट इधर भी जाएगी, 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 इधर भी, हर तरफ जो है ना लाइट मूव करेगी ऐसे ऐसे। तो इसका मतलब ये हुआ कि लाइट अगर ऐसे चारों तरफ अगर मूव कर रही है ऐसे, तो जैसे एक वेव को ले लेते हैं हम ऐसे, तो इसमें पार्टिकल्स का ऑसिलेशन ऐसे होगा, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड का, उसी के अकॉर्डिंग पार्टिकल का ऑसिलेशन होगा। इस वेव में करेंगे तो ऐसे ऑसिलेशन होगा, ठीक है। इधर करते हैं तो ऐसे ऑसिलेशन होगा। तो अगर हम बराबर डिस्टेंस के ऊपर लेंगे ना, बराबर डिस्टेंस पे, तो हम देखते हैं कि पार्टिकल्स का जो ऑसिलेशन है उनका एक रास्ता बनेगा। उनके ऑसिलेशन को जब हम मैच करेंगे एक साथ ही, तो एक रास्ता बनेगा और उस रास्ते को कहा जाता है वेव फ्रंट। तो ये जो सिलेंड्रिकल सोर्स है, इसके सभी पार्टिकल्स का रास्ता अगर मिला देते हम ऑसिलेट करते हुए पार्टिकल्स का, तो इधर हमें एक ऐसी लाइन मिलेगी। सिमिलरली एक लाइन जो है हमें इधर मिलेगी ऐसे, और ये फिर हम इसको मिला देंगे तो एक सिलेंड्रिकल ही इधर बन जाएगा। यानी कि सिलेंड्रिकल सोर्स है तो वेव फ्रंट भी सिलेंड्रिकल होगा, और सफेरिकल सोर्स है तो सफेरिकल होगा, ठीक है। अगर सिलेंड्रिकल सोर्स है हमारा, ये ट्यूबलाइट है, तो इसके जो वेव लाइट्स जो निकलेंगे वो एक सिलेंड्रिकल रास्ता ही बनाएंगे ऐसे। ये एक सिलेंड्रिकल रास्ता होगा, ये वेव जो है ना इधर ही निकलेंगे ऐसे इक्वल डिस्टेंस पे। मतलब कहने का है कि जो वेव निकल रही है उनके पार्टिकल्स का रास्ता हमने मैच करना है, और उसको जब बीच में भी लाइट निकलेंगी, बीच में भी वेव निकलेंगी, तो उन सभी को मिला के एक सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट बनता है। अगर प्लेन सोर्स है, प्लेन मतलब जैसे कि मरकरी होती है, शादी के जो टेंट होते हैं उनमें मरकरी का जो सोर्स लगा होता है, मरकरी वो इस टाइप की होती है ऐसे ये। तो इसमें से हर एक डायरेक्शन में लाइट निकलेगी। जैसे इधर लाइट, एक वेव इधर निकलेगी, फिर एक इस पॉइंट से भी एक वेव निकलेगी, इस पॉइंट से भी एक वेव निकलेगी, और इस पॉइंट से भी एक वेव निकलेगी, ऐसे निकलेगी। तो ये वेव मान लो ऐसे गई है, तो इसका ऑसिलेशन इतनी दूरी पर इतना हो जाएगा। यहाँ से जो वेव जाएगी उसका पाथ ऐसे हो जाएगा, यहाँ से जो वेव जाएगी उसका पाथ ऐसे हो जाएगा, और यहाँ से जो वेव जाएगी उसका पाथ यहाँ पे ऐसे हो जाएगा, और बीच में से जो वेव जाएंगी उनका ऐसे हो जाएगा ऑसिलेशन। तो ये कहने का मतलब ये है कि इस पाथ को अगर हम जोड़ेंगे तो हमें भी यहाँ कुछ डिस्टेंस के ऊपर जो है सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट मिलेगा। मतलब जो रोशनदान होता है उसमें से जो लाइट आती है उसके आगे स्क्रीन खड़ी करेंगे हम, तो वो रोशनदान जो है एक लाइट, सोर्स ऑफ लाइट का काम करेगा। उसमें से जो लाइट आ रही है वो सामने जो फोकस होगी तो वो चौकोर ही बनेगी। अगर गोल है, गोल रोशनदान में से लाइट आ रही है, तो वो सामने जो उसकी जो स्क्रीन बनेगी, स्क्रीन के ऊपर जो इमेज बनेगी उसकी छाया बनेगी, यानी कि जो ब्राइट रीजन बनेगा वो गोल ही बनेगा, और चौकोर है तो चौकोर ही बनेगा। कहने का मतलब ये होता है कि जो सोर्स की सिमेट्री होती है वही जो होती है वेव फ्रंट की सिमेट्री होती है, यानी कि उसी टाइप का वेव फ्रंट बनता है जिस टाइप का सोर्स है। सोर्स अगर गोल था, सफेरिकल था, तो उसके चारों तरफ वेव निकल रही थी, तो उसका वेव फ्रंट जो है वो सफेरिकल ही बनता है। सिलेंड्रिकल है तो सिलेंड्रिकल बनता है, और अगर प्लेनर है, प्लेन सोर्स है, तो उसका वेव फ्रंट भी प्लेन ही बनता है, ठीक है। फर्स्ट हाइजेनबर्ग प्रिंसिपल जो है वो है कि एवरी वेव फ्रंट एक्ट एज ए न्यू सोर्स फॉर द नेक्स्ट वेव फ्रंट। एवरी वेव फ्रंट, हर एक वेव फ्रंट जो होता है वो दूसरे वेव फ्रंट के लिए, एवरी वेव फ्रंट एक्ट्स एज ए सोर्स फॉर न्यू वेव फ्रंट। अगले वेव फ्रंट के लिए जो है न्यू वेव फ्रंट, नए वेव फ्रंट के लिए
ये सोर्स का काम करता है। ठीक है, मतलब सोर्स से लाइट निकली तो एक वेव फ्रंट हमने इतनी दूरी पर बनाने है तो ये स्फेरिकल बन गया। अब ये लाइट, ये तो एक इमेजिनरी रास्ता होता है, ऐसे एक्चुअल में वेव कोई पक्का कोई सीट वगैरह नहीं लगानी हमने, ये एक रास्ता मान लिए देते हैं कि भाई ये रास्ता ऐसा होगा लाइट का, तो इससे आगे भी तो ये लाइट जाएगी, तो एक वेव फ्रंट इससे इतनी दूरी पर दूसरा वेव फ्रंट ये बन जाएगा, और आगे जाएगी तो एक वेव फ्रंट ये बन जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि मान लिया कि सोर्स से हमने पहला वेव फ्रंट यहाँ मान लिया, तो जो इससे अगला जो वेव फ्रंट बनेगा उसके लिए सोर्स का काम ये वेव फ्रंट करेगा, ना कि ये, मतलब असली सोर्स को हम ना मान के हम फर्स्ट वेव फ्रंट को सोर्स मानेंगे, और दूसरे से आगे अगर तीसरा वेव फ्रंट बनाते हैं तो उसके लिए सोर्स का काम दूसरा वेव फ्रंट करेगा, ना कि ये वेव फ्रंट करेगा। कहने का मतलब ये है, ये सोर्स के बाद पहला वेव फ्रंट है, ये दूसरा है, तो दूसरे के लिए पहला वेव फ्रंट सोर्स का काम करेगा, इसको सोर्स मानेंगे, तीसरे के लिए दूसरा सोर्स का काम करेगा, और इसको बोलेंगे सेकेंडरी। अगर ये प्राइमरी वेव फ्रंट है, पहला वेव फ्रंट है प्राइमरी, तो अगला हो जाएगा सेकेंडरी। ये इस सोर्स के लिए ये सेकेंडरी हो जाएगा, इसके लिए ये प्राइमरी हो जाएगा, इसके लिए ये प्राइमरी है, और इसके लिए ये सोर्स प्राइमरी है। मतलब कहने का है कि हर एक वेव फ्रंट जो होता है वो नेक्स्ट वेव फ्रंट के लिए किसका काम करता है, सोर्स का काम करता है। ठीक है, और वेवलेट मतलब वेव, दूसरा प्रिंसिपल है कि जो वेवलेट्स होते हैं, वेवलेट्स इमिटेड फ्रॉम फर्स्ट वेव फ्रंट, इमिटेड फ्रॉम ए वेव फ्रंट आर कॉल्ड प्राइमरी, इनको प्राइमरी वेवलेट्स कहेंगे, एंड वेवलेट्स बियॉन्ड नेक्स्ट वेव फ्रंट, जो अगला वेव फ्रंट होगा नेक्स्ट वेव फ्रंट आर कॉल्ड सेकेंडरी विद रेस्पेक्ट टू फर्स्ट वेव फ्रंट, पहले वेव फ्रंट के रेस्पेक्ट में, ना कि दूसरे में, फर्स्ट वेव फ्रंट। अब ये भी सिंपल है, कोई बात नहीं है। जैसे कि यहाँ पे हमने एक सोर्स किया, इस सोर्स में से ये वेवलेट्स जा रहे हैं, मान लिया कि एक वेव फ्रंट हमने यहाँ बना दिया, तो ये वेवलेट थे, ये वेवलेट थे। अब इस सोर्स के लिए ये पहला वेव फ्रंट है। अब फर्स्ट वेव फ्रंट में इसके बाद जो वेवलेट्स निकले हैं उनको हम प्राइमरी वेव फ्रंट कहेंगे, वेवलेट्स कहेंगे। और फिर हमने बना दिया सेकंड वेव फ्रंट, इससे आगे जो वेव जा रही हैं उनको कहा जाएगा सेकेंडरी। इसके रेस्पेक्ट में ये सेकेंडरी हैं और इसके रेस्पेक्ट में ये प्राइमरी है। कहने का मतलब ये है कि वेव फ्रंट के जस्ट बाद जो वेवलेट्स होते हैं वो प्राइमरी होते हैं, और वहाँ पे एक वेव फ्रंट बना दिया, उससे आगे अगर वेवलेट्स देखेंगे तो वो सेकेंडरी माने जाएंगे पहले वाले के रेस्पेक्ट में ये सेकेंडरी है, और दूसरे वाले के लिए ये प्राइमरी है। और सोर्स के रेस्पेक्ट में देखेंगे तो ये टर्सरी है, क्योंकि सोर्स से प्राइमरी ये थे, फिर वेव फ्रंट बन गया, फिर अगले वेवलेट हो गए, ये सेकेंडरी हो गए, इससे आगे टर्सरी हो गए। वेवलेट मतलब वेव लाइट की वेव, और वेव फ्रंट का मतलब होता है इमेजिनरी पाथ बनाना है हमने सोर्स से थोड़ी सी दूरी के ऊपर, जितनी दूरी के ऊपर हम चाहें उतनी दूरी के ऊपर हमने ये देखना है कि भाई ये वेव फ्रंट है। ठीक है, लेकिन एक वेव फ्रंट जो बन जाता है तो उसके बाद जितने भी वेवलेट होते हैं वो बराबर डिस्टेंस ट्रेवल करते हैं। उससे पहले उन्होंने चाहे कितनी दूरी तय कर ली हो, लेकिन जहाँ पर भी हमने वेव फ्रंट बना दिया उससे आगे जितने भी वेवलेट्स निकलेंगे वो बराबर टाइम में, क्योंकि स्पीड बराबर होती है, फ्रीक्वेंसी बराबर होती है, एक मीडियम में वेवलेंथ बराबर होती है, फ्रीक्वेंसी कभी चेंज नहीं होती। तो कहने का मतलब है अगर हमने ये वेव फ्रंट बना दिया तो इससे आगे जितने भी वेवलेट निकले हैं, ये जितने भी वेवलेट निकल रहे हैं ये बराबर टाइम में बराबर डिस्टेंस ट्रेवल करेंगे। इससे पीछे
इनकी जो डिस्टेंस है वो कम ज़्यादा हो सकती है, उसको कहा जाता है पाथ डिफरेंस। ठीक है, वेव फ्रंट बढ़ने के बाद जो है बराबर डिस्टेंस ट्रेवल की जाती है, पीछे जो है कम ज़्यादा हो सकती है, उसी को हम पाथ डिफरेंस कहते हैं। और उसी के कारण जो है जो भी लाइट की फिनोमिना होती हैं वो होंगी जो आगे डिस्कस होंगी। हमने ये प्रूव करना है अभी कि जो वेव्स हैं, यानी कि रे ऑप्टिक्स हमने पढ़ ली, रे ऑप्टिक्स में हमने रिफ्लेक्शन पढ़ लिया, रे ऑप्टिक्स में हमने रिफ्रैक्शन पढ़ लिया। तो हमने ये प्रूव करके दिखाना है कि भाई जो रेज वेव होती हैं, वेव लाइट वेव्स, वो रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन दोनों के नियम को फॉलो करती हैं। अब रिफ्लेक्शन का नियम क्या है कि I = R, और अभिलंब इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे, यानी कि नॉर्मल इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे सेम प्लेन में होती हैं, और I = R होता है। ये तो है रिफ्लेक्शन के नियम। और रिफ्रैक्शन का नियम है स्नेल्स लॉ, sin I/sin R = μ2/μ1। तो पहले हम रिफ्लेक्शन प्रूव करते हैं। हमने मान लिया कि ये कोई रिफ्लेक्टिंग सरफेस है और यहाँ पर इस रिफ्लेक्टिंग सरफेस के ऊपर 3 वेव इंसिडेंट हो रही है, एक ये, दूसरी ये और तीसरी ये 3 वेव इंसिडेंट हुई। ठीक है, अब जब ये वेव यहाँ पे इंसिडेंट हुई है तो ये वेव यहाँ पर है रास्ते में, ये यहाँ पर है। अगर हम इस पॉइंट को कंसीडर करके पहले तो हम इसका एंगल ऑफ इंसिडेंस निकालते हैं। ये नॉर्मल बनाया हमने, ये हो गया इसका एंगल ऑफ इंसिडेंस I, ये फर्स्ट थी, ये सेकंड, ये थर्ड। अब ये एंगल ऑफ इंसिडेंस हो गया है और हमने इस इंसिडेंट पॉइंट के ऊपर जो है एक वेव फ्रंट बना दिया ये, क्योंकि वेव फ्रंट ऑलवेज नॉर्मल टू द वेवलेट, वेवलेट के नॉर्मल होता है। मतलब जो इंसिडेंट डायरेक्शन थी वेव की उस पे 90 डिग्री का कोण बना के और हमने ये एक लाइन खींच दी। अगर ये P पॉइंट पे इंसिडेंट हुई तो हमने ये PQ लाइन खींच दी, क्या हो तो यहाँ लेंगे PA, हमने एक वेव फ्रंट बना दिया PA। ठीक है, अब ये पहली वेव जब यहाँ इंसिडेंट हुई है तो दूसरी और तीसरी अभी रास्ते में है। दूसरी यहाँ तक पहुँची है, जब ये यहाँ पे पहुँच गई, तीसरी यहाँ पे ही है अभी। ठीक है, फिर हमने क्या किया कि ये जो फर्स्ट लाइट जो इंसिडेंट हुई ये रिफ्लेक्ट होगी तो ये मान लिया इधर रिफ्लेक्ट हुई, इधर ये हो गया R। इसको थोड़ा सा हम तिरछा बनाते हैं पहले, ये डायग्राम थोड़ा सा बिल्कुल क्लियर दिखाना है तुम्हें, तो थोड़ा बड़ा बना देते, पूरे बोर्ड पे बना देते हैं। तो ये ले लिया हमने कोई रिफ्लेक्टिंग सरफेस, एक वेव हमने ये ले ली ऐसे, दूसरी वेव इसके पैरेलल ये ले ली, तीसरी वेव हमने इसके पैरेलल ये ले ली। ये तीनों वेव इंसिडेंट रे थी, तीनों पैरेलल थी। तो जब ये फर्स्ट, सेकंड और थर्ड वेव आई, फर्स्ट जब यहाँ पे इंसिडेंट हुई इसका नॉर्मल बना के ये हो गया एंगल ऑफ इंसिडेंस, और हमने इंसिडेंट वेव फ्रंट बना दिया ये इंसिडेंट वेव फ्रंट है। जो वेव थी उन सभी के 90 डिग्री पर। ठीक है, पहली वेव जब यहाँ पे इंसिडेंट हो चुकी है तो दूसरी और तीसरी अभी रास्ते में है, इंसिडेंट नहीं हुई है इस रिफ्लेक्टिंग सरफेस के ऊपर, इनका इंसिडेंस नहीं हुआ है। अब ये अगर इतने I एंगल के ऊपर इंसिडेंस हुई है तो लगभग इतने एंगल के ऊपर मान के चलते हैं भाई ये इस एंगल पे रिफ्लेक्ट होगी। ऐसे पहली वाली, ये पहली इंसिडेंस रिफ्लेक्टेड होगी 1 को 1 कर लिया। अब क्योंकि इंसिडेंट अगर पैरेलल थी तो रिफ्लेक्टेड भी पैरेलल होंगी, तो इसका मतलब इसी के पैरेलल ये दूसरी चली गई, ये 2 होगी, और इन्हीं के पैरेलल ये तीसरी रिफ्लेक्ट होगी ऐसे। अब हमने यहाँ पे बना दिया इसके लिए तीसरी के लिए बना दिया एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ये नॉर्मल बनाया और ये हो गया एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन R। और एक वेव फ्रंट बनाएंगे हम रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट। ये जो PA है ये है इंसिडेंट वेव फ्रंट। PA क्या है? ये इंसिडेंट वेव फ्रंट है।
मतलब जो इंसिडेंट वेवलेट थी उनके आगे हमने एक रास्ता बना दिया उनके वेव पार्टिकल्स के ऑसिलेशन का, तो वो सीधी लाइन बना दी। नॉर्मल होता है इंसिडेंस लाइट वेव के, नॉर्मल होता है वेव फ्रंट, तो ये सीधी थी तो इस पर 90 डिग्री पे वेव फ्रंट बनाया था हमने पी ए। रिफ्लेक्टेड वेव, पहली वेव का रिफ्लेक्शन हुआ इधर, तो दूसरी का हुआ इधर और तीसरी का भी इधर हुआ, तो ये तीनों वेव। अब ये तीसरी का एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन ले लिया। अब रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट बनाएंगे तो जो तीनों रिफ्लेक्टेड लाइट हैं उनके ऊपर 90 डिग्री पे एक लाइन खींच देंगे हम। तो इसका मतलब जो रिफ्लेक्टेड लाइट थी उसके ऊपर 90 डिग्री का एंगल बना है, तो ये लाइन खींच गई, इसको बोलेंगे हम क्यू बी। तो पी ए जो है वो इंसिडेंट वेव फ्रंट है और क्यू बी जो है वो है रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट, यानी कि जो रिफ्लेक्टेड लाइट है तीनों उनके ऊपर 90 डिग्री का एंगल बना दिया हमने। अब ये देखो, इसने इस इंसिडेंट रे ने वेव ने नॉर्मल के साथ आई एंगल बनाया और वेव फ्रंट ने इस इंसिडेंट से 90 डिग्री का एंगल बनाया था। वेव फ्रंट ने इस इंसिडेंट लाइट के साथ वेव के साथ 90 डिग्री के एंगल पर होता है। इसका मतलब ये हुआ कि नॉर्मल और वेव फ्रंट के बीच में एंगल हो गया 90 माइनस में आई, ठीक है। और नॉर्मल और प्लेन सरफेस के बीच में एंगल होता है 90 का। अब ये इसको यहाँ समझ लो कि भाई ये इंसिडेंट लाइट है, ये सरफेस है, तो ये सरफेस ने 90 डिग्री के नॉर्मल पर, नॉर्मल होता है 90 डिग्री पर। अब इंसिडेंट रे ने एंगल बनाया आई और अब इंसिडेंट लाइट के ऊपर हमने 90 डिग्री का एंगल बना दिया, तो ये बन गया 90 में से अगर आई चला गया तो ये बच गया 90 माइनस आई, और अब 90 में से अगर 90 माइनस आई चला गया तो इधर कितना बचेगा आई, ठीक है भाई। ये इंसिडेंट लाइट थी, रे थी, वेव थी, ये नॉर्मल हो गया, तो नॉर्मल का सरफेस के साथ 90 डिग्री का एंगल बनता है, इंसिडेंट लाइट के साथ आई है। वेव फ्रंट है वो इंसिडेंट डायरेक्शन के साथ 90 बनाता है, तो इसका मतलब नॉर्मल और वेव फ्रंट में एंगल बन गया 90 माइनस आई, तो उधर कितना बच गया आई, मतलब ये एंगल जो है ये हमारे पास आई बच गया आई, मतलब कौन सा एंगल, एंगल है पी ए पी क्यू, एंगल ए पी क्यू इज इक्वल टू आई, एंगल ए पी क्यू इज इक्वल टू आई। सिमिलरली रिफ्लेक्टेड में आ जाओ कि भाई ये प्लेन सरफेस था, ये रिफ्लेक्टेड लाइट चली गई इधर, तो ये नॉर्मल बनाया हमने 90 का, तो ये बन गया आर, तो उस प्लेन सरफेस के साथ नॉर्मल बनाता है 90 का एंगल, रिफ्लेक्टेड लाइट ने नॉर्मल के साथ बनाया आर का एंगल। अब रिफ्लेक्टेड के ऊपर हमने ये बनाया था वेव फ्रंट, तो वेव फ्रंट बनाता है 90 का, तो इधर बच गया 90 माइनस आर, इसका मतलब इधर बच गया आर, तो जो ये एंगल बच गया हमारे पास ये आर बच गया, यानी कि एंगल पी क्यू बी, एंगल पी क्यू बी एंड एंगल पी क्यू बी इज इक्वल टू आर। सिमिलरली जब ये पहली रे यहाँ पे इंसिडेंट हुई, पहली वेव जब इस पी पॉइंट पे इंसिडेंट हो रही है तो दूसरी और तीसरी रास्ते में है, इसका मतलब पहली वेव यहाँ से रिफ्लेक्ट होके चल पड़ेगी, दूसरी अभी रास्ते में है, तीसरी अभी रास्ते में, पहली का रिफ्लेक्शन हो गया यहाँ पर, और जैसे ही पहली वेव रिफ्लेक्ट होके यहाँ तक, जितने टाइम में पहली वेव यहाँ से लेके यहाँ तक रिफ्लेक्ट होके यहाँ पर पहुँचेगी उतने टाइम में, क्योंकि जब तीसरी वेव का रिफ्लेक्शन हुआ वहाँ से हमने वेव फ्रंट बनाया है रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट, इसका मतलब तीसरी वेव तो यहाँ पे इंसिडेंट हुई है जबकि दूसरी और पहली का रिफ्लेक्शन हो चुका है। मतलब पहली वेव का जब इंसिडेंस हुआ था तो दूसरी यहाँ थी, तीसरी यहाँ थी, ये देखो दूसरी और ये तीसरी, और जब तीसरी का इंसिडेंस हुआ तो पहली और दूसरी रिफ्लेक्ट हो चुकी है, पहली रिफ्लेक्ट होके यहाँ पे पहुँच चुकी है और दूसरी रिफ्लेक्ट होके यहाँ पे पहुँच चुके हैं, जबकि तीसरी का अभी रिफ्लेक्शन हुआ है, लेकिन टाइम बराबर है। जितने टाइम में तीसरी वेव इंसिडेंट हुई है उतने टाइम में पहली वेव रिफ्लेक्ट होके यहाँ पहुँच गई
उतने टाइम में तीसरी वेव यहाँ से यहाँ पहुँची है, मतलब ये इंसिडेंट हुई है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ए क्यू इज इक्वल टू पी बी, और मान लिया लाइट की स्पीड अगर c है तो इसको हम टाइम t ले लेंगे इज इक्वल टू सी टी। देंगी सी पी के बराबर, सी टी के बराबर, यानी कि t हो गया हमारे पास टाइम, c होगी लाइट की स्पीड। जितने टाइम में तीसरी वेव इंसिडेंट हुई है उतने टाइम में पहली वेव रिफ्लेक्ट होकर बी पॉइंट पे पहुंच गई। इसका मतलब दोनों लाइट वेव ने डिस्टेंस ट्रेवल की है बराबर, क्योंकि बराबर टाइम है और सेम मीडियम में स्पीड बराबर होती है। तो इसलिए हमने लिख दिया ए क्या इज इक्वल टू पी बी इज इक्वल टू सी टी। ये समझ में आया? अब हम ट्रायंगल लेते हैं, कौन कौन सी ट्रायंगल लेते हैं? इन ट्रायंगल पी ए क्यू एंड पी बी क्यू, इन ट्रायंगल पी ए क्यू एंड पी बी क्यू, एंड ट्रायंगल पी बी क्यू। पी ए क्यू और पी बी क्यू ट्रायंगल के अंदर देखते हैं हम पी ए क्यू, पी बी क्यू, पी ए क्यू, पी बी क्यू, इन दोनों ट्रायंगल्स के अंदर हम देखते हैं तो भाई पी क्यू तो दोनों में है कॉमन, पी क्यू इज इक्वल टू पी क्यू, ये तो है कॉमन, ठीक है। अच्छा, एक एंगल यानी कि पी ए क्यू में जो एंगल है पी ए क्यू, एंगल पी ए क्यू इज इक्वल टू एंगल पी बी क्यू, पी बी क्यू, और ये है 90 डिग्री का, दो एंगल बराबर हो गए। पी ए क्यू ये 90 डिग्री का एंगल है, देखो यहाँ पे, क्योंकि वेव फ्रंट 90 डिग्री का एंगल बना था वेवलेट पे, तो ये इंसिडेंट वेवलेट था यहाँ पे, ये रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट है, वेवलेट है, तो 90 डिग्री का एंगल है। अब ये दो एंगल, एक एंगल 90 हो गया। दूसरी बात, तीसरी बात ये है कि ए क्यू इज इक्वल टू पी बी, ये हमने प्रूव कर रखा है, ए क्यू इज इक्वल टू पी बी, ए क्यू इज इक्वल टू पी बी, और ये है सी टी, सी टी के बराबर, यानी कि डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन बराबर टाइम, इक्वल टाइम। तो इसका मतलब हमारे पास दो तो साइड बराबर होगी और एक एंगल बराबर हो गया, तो एस ए एस यानी कि साइड एंगल, साइड कॉन्ग्रुएंसी से बाई साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी, जो कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल होती हैं, सर्वांग सम त्रिभुज होती हैं, उनकी दो भुजाएं बराबर हैं और एक कोण बराबर है, तो वो सर्वांग सम मानी जाती है। तो सीधी बात है कि सर्वांग सम त्रिभुज होगी, तो इसका मतलब उनके करस्पॉन्डिंग पार्ट्स बराबर होंगे। एस ए एस कॉन्ग्रुएंसी, जो ट्रायंगल हमारे थी पी ए क्यू एंड पी बी क्यू जो है आर कॉन्ग्रुएंट, यानी कि ट्रायंगल पी ए क्यू कॉन्ग्रुएंट हो जाएगी ट्रायंगल पी बी क्यू के, ये कॉन्ग्रुएंट का सिंबल होता है। और अगर त्रिभुज सर्वांग सम है तो उनके सारे अंग समान होंगे, इसका मतलब देयरफॉर बाई सी पी सी टी, यानी कि करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स हमारे पास आ जाएगा। इस ट्रायंगल का तो एंगल ए पी क्यू, पी ए क्यू का तो एंगल ए पी क्यू, एंगल ए पी क्यू इज इक्वल टू एंगल बी क्यू पी, पी बी क्यू का एंगल बी क्यू पी, ये एंगल बी क्यू पी, और ए पी क्यू, ए पी क्यू एंगल आई के बराबर है, और यहाँ पे लिया था हमने पी क्यू बी लिया था, तो कोई बात नहीं, पी क्यू बी कर लेंगे हम, पी क्यू बी ये बराबर हो जाएंगे। तो इसका मतलब ए पी क्यू तो था आई और पी क्यू बी है आर, तो ये प्रूव हो गया कि आई इज इक्वल टू आर, हैंस द वेव ओबेज द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। अगर आई इज इक्वल टू आर प्रूव है तो इसका मतलब जो वेव होती हैं वो रिफ्लेक्शन के नियम को ओबे करती है। हमने सिर्फ ये देखना है कि इन दोनों ट्रायंगल्स में पी ए क्यू में और पी बी क्यू में क्या क्या बराबर है। तो सीधी सी बात है कि ये एंगल आई और वो एंगल आर हैं, आर के बराबर हैं। अब हमने आई और आर को बराबर करना है, तो पी ए क्यू और पी बी क्यू दो ट्रायंगल लेनी है, एक एक एंगल 90 का है, एक साइड कॉमन है,
और जो पी ए क्यू और पी बी जो है वो साइड बराबर हैं, तो इसका मतलब ये कॉन्ग्रेंट होगी। कॉन्ग्रेंट होगी तो इनके एंगल बराबर होंगे तो वो आई इज इक्वल टू आर के बराबर हो जाएगा। और ये रिफ्लेक्शन के नियम को फॉलो करती है वेव्स। लेट 3 वेवलेट्स 1, 2 and 3 इंसिडेंट ऑन एन इंटरफेस ऑफ मीडियम μ1 to μ2, जिसका ये फर्स्ट मीडियम है, इसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स μ1 है, सेकंड है उसका μ2 है, और उसको ये सरफेस अलग कर रहा है। तो 3 वेव यहाँ पे आई। फर्स्ट वेव यहाँ पे इंसिडेंट हुई, तो ये यहाँ पे इंसिडेंट हुई है। तो ये 3 वेव्स हैं भाई, जो μ1 से μ2 वाले रिफ्लेक्टिव इंडेक्स वाले मीडियम में जा रही हैं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक वेव वो बनाते हैं अभिलंब, यानी कि नॉर्मल बना दिया। तो ये फर्स्ट वेव का एंगल ऑफ इंसिडेंस हो गया, और ये इधर रिफ्रैक्ट होगी, मान लिया ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हो गया। तो इंसिडेंट डायरेक्शन के इंसिडेंट वेवलेट है ये, तो इंसिडेंट वेव फ्रंट बना दिया हमने, ये पी ए, ये इंसिडेंट वेव फ्रंट है। ठीक है, फिर हम क्या करते हैं, अगर ये रिफ्रैक्ट हुई है इधर, तो इसी के पैरेलल ये रिफ्रैक्ट होगी, और इसी के पैरेलल जो है ये नॉर्मल बना के ये रिफ्रैक्ट हो जाएगी। तो ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हो गया। तो वही कहानी है कि जब फर्स्ट वेव यहाँ पे पहुँची है, दूसरी और तीसरी अभी रास्ते में है, दूसरी यहाँ पर है, तीसरी यहाँ पर है, और जब तीसरी यहाँ पर पहुँच चुकी है, तब तक अगर हम रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट बनाएंगे तो ये रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट हो गया, यानी कि ये पी क्यू था तो ये बी पॉइंट हो गया। अब ये क्यू भी जो है रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट है। तो इसमें जब थर्ड वेव का जब यहाँ पे रिफ्रैक्शन स्टार्ट हुआ है, उससे पहले दूसरी रिफ्रैक्ट होके यहाँ पे पहुँच चुकी है, और पहली रिफ्रैक्ट होके यहाँ पे पहुँच चुकी है। मतलब जितने टाइम में पहली वेव यहाँ से यहाँ पहुँची है रिफ्रैक्ट होके, उतने टाइम में जो है, उतने टाइम के अंदर जो थर्ड वेव है वो यहाँ पर इंसिडेंट हुई है। टाइम में स्पीड अलग अलग है। मान लिया कि इस मीडियम में इसकी स्पीड v1 है, क्योंकि μ1 का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स है, तो स्पीड v1 मान ली। तो इसने टाइम बराबर था, तो ये जो डिस्टेंस है ये तो होगी v1t के बराबर, और ये डिस्टेंस हो जाएगी v2t के बराबर। अब वही बात, ये एंगल अगर आई था तो ये एंगल होगा i, क्योंकि ये इंसिडेंस ये नॉर्मल के साथ i। अब इस पे 90 डिग्री का एंगल बना है, तो ये बच गया 90 माइनस i, और इस 90 में से ये घटा है तो ये बच गया i। ठीक है, इसी तरह ये अगर r है तो ये एंगल भी होगा r। अब हमने प्रूव करना है स्नेल्स लॉ। तो स्नेल्स लॉ बिल्कुल सिंपल है, हम निकालते हैं साइन i बाई साइन r। तो पहले साइन i निकालेंगे हम इन ट्रायंगल पी ए क्यू ट्रायंगल में हमने साइन i निकालना है। तो i एंगल यहाँ था, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, परपेंडिकुलर है ए क्यू अपॉन पी क्यू, ये तो हो गया साइन i। और इन ट्रायंगल पी बी क्यू के अंदर निकालना है हमने साइन r इज इक्वल टू, ये r है तो इसके सामने ये परपेंडिकुलर हो गया, ये हाइपोटेन्यूस हो गया, तो इसका मतलब साइन r हो गया हमारे पास पी बी अपॉन पी क्यू। अब हम साइन i को साइन r से डिवाइड करेंगे, तो हम साइन i बाई साइन r लेते हैं, साइन i बाई साइन r, ए क्यू अपॉन पी क्यू, पी बी अपॉन पी क्यू। तो ए क्यू अपॉन पी क्यू, पी बी नीचे रह जाएगा, पी क्यू ऊपर जाएगा, पी क्यू से पी क्यू कैंसिल, ए क्यू अपॉन पी क्यू, पी बी अपॉन पी क्यू। तो इसका मतलब ये बन गया हमारे पास ए क्यू बाई पी बी, ये हो गया साइन i बाई साइन r। साइन i बाई साइन r की वैल्यू आ गई हमारे पास ए क्यू बाई पी बी। लेकिन जो ए क्यू है वो है डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द थर्ड वेवलेट इन फर्स्ट मीडियम इन टाइम t। तो अगर पहले मीडियम में इसकी स्पीड v1 है, तो ए क्यू की जगह हम लिख सकते हैं v1t। इसका मतलब ए क्यू
इज इक्वल टू V1t और PB इज इक्वल टू V2t। तो इसका मतलब हुआ कि साइन I बाई साइन R इज इक्वल टू V1t बाई V2t। T से T कैंसिल, तो साइन I बाई साइन R हमारे पास हो गया V1 बाई V2। ये इक्वेशन फर्स्ट मान लेंगे हम, ठीक है। अब हम करते हैं μ2 बाई μ1। μ2 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम। सेकंड मीडियम का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फार्मूला होता है C बाई V, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम टू द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। तो इसका मतलब μ2 किसके बराबर हो जाएगा? μ2 हो जाएगा C बाई V2 के बराबर, और μ1 किसके बराबर हो जाएगा? C बाई V1। V1 पलट के ऊपर चला जाएगा, C से C कैंसिल, तो ये हो गया हमारे पास V1 बाई V2। तो इसका मतलब μ2 बाई μ1 इज इक्वल टू V1 बाई V2। इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन 2 को कंपेयर कर देंगे हम। तो फर्स्ट से होता हमारे पास साइन I बाई साइन R इज इक्वल टू V1 बाई V2। सेकेंड से है μ2 बाई μ1 इज इक्वल टू V1 बाई V2। यानी कि राइट हैंड साइड अगर इनकी बराबर है तो लेफ्ट हैंड साइड भी बराबर होगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि साइन I बटे साइन R इज इक्वल टू μ2 बाई μ1, और ये होता है स्नेल्स लॉ। इसका मतलब जो वेव्स हैं उन्होंने स्नेल्स लॉ को भी फॉलो किया है, मतलब रिफ्लेक्शन के नियम भी फॉलो करती हैं और रिफ्रैक्शन का नियम भी फॉलो करती हैं।